आज के जो लेसन है ना उसके अंदर हमने डिस्कस करना है फंक्शंस को, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना वो क्या काम करते हैं और इनफैक्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है। अब अच्छा, अब इससे पहले जो जो कॉन्सेप्ट ये जो चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं ना उसके अंदर अगर आप देखो तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स पढ़े हमने, लूप्स वगैरह पढ़े हमने। तो वेरिएबल क्या होता है, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पुराने कोड को, और इसको अगर मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ सो वी हैव अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली इससे पहले क्या होता था कि हम एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते थे। ठीक है, लेट सपोज मैंने अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर के टेस्ट के नाम से या डेमो के नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के दिस इज क्लास। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट की क्लास का सॉरी ये मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको कंसोल करवाता हूँ और कंसोल में मैंने इस टेस्ट को रखा। अब इससे पहले क्या होता है, जो हमने चीज़ सिंपल पढ़ी है वो ये होता है कि जो आपका वेरिएबल है वो उसके अंदर वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती है। ठीक है, और इसको भी हम लेटर ऑन थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्टैकिंग के अंदर किस तरीके से वैल्यू सेव हो रही होती है, और किसी इसके अलावा और क्या क्या मेथड्स हैं, चीज़ें हैं जिनके जरिए वैल्यू जाकर स्टोर हो जाती है वेरिएबल के अंदर, उसका क्या होता है। लेट्स सपोज कंसोल किया हमने, मैंने इसको। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इसको सिंपली कंसोल में जाता हूँ, जब मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करूंगा ना तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली कि लेट सपोज इफ आई डुप्लीकेट इट मल्टीपल, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें कंसोल मैंने करवाएं इसको, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करने पर ही सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली कि इसके अंदर सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती हैं। ये मतलब पहले पहले पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी। तो एक सीक्वेंस के अंदर जब चीज़ें इसके अंदर चल रही होती है ना तो इसको कहा जाता है सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं लेकिन वो आपकी सारी की सारी एक सीक्वेंस के अंदर हो रही हैं। तो ये इसका सीक्वेंशियल फ्लो है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो ही हम रिफ्रेश करते थे तो वो वैल्यूज हमें वहां पर डिस्प्ले हो जाती हैं। लेकिन फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज इफ आई ओपन अप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, और उसमें से मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट है वो ओपन हुई है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली चल रही हो, ऐसा नहीं होता। लेट सपोज यहाँ पर ये आपका बैनर है। ठीक है, यहाँ पर इसके बॉटम पे अभी बॉटम बटन शो नहीं हुए, बटन अभी शो हो जाएंगे। बटन्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले भी, आई मीन ये क्यों नहीं अभी तक खुद ब खुद ये बैनर क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि ये वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये चल रहा है, जब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि सिंपली बटन लगा दिए गए हैं और वो, इसके पीछे एक फंक्शनैलिटी चला दी गई है, एक फंक्शनैलिटी रन कर दी गई है। और वो क्या कर रही है, वेट कर रहे हैं ये बटन्स किस चीज का, यूजर के क्लिक करने का। सो दीज बटन्स आर वेटिंग फॉर मी टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस, तब जाकर ये चीजें काम करेंगी। लेट सपोज यहाँ पर आउटलुक को iOS और एंड्रॉयड पे डाउनलोड होने की बात हो रही है। जब मैं इस पे ये वेट कर रहा हूँ, ये नहीं होगा कि आप उस पर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटलुक जो है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये वेट कर रहा है किस चीज का, जब तक इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा उस वक्त तक वो उसको डाउनलोड नहीं करेगा। तो सेम गोज विद इन आवर केस, जो जिस चीज पे हम अभी काम कर रहे हैं, कि इसमें अभी तक क्या हो रहा है कि वो सारी की सारी चीजें जो है रिफ्रेश करने के ऊपर सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं उससे पहले कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो टाइमिंग्स हैं, अब ऐसा नहीं होता कि जी जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले आपके पास टाइमिंग्स आ जाएंगी। ठीक है,
मे बी यूजर को टाइमिंग्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो कि हॉस्पिटल की टाइमिंग्स क्या है, तो वो जब भी वेबसाइट ओपन करेगा तो पहले उसको टाइमिंग शो हो जाएंगी, तो ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, बेसिकली एक बटन बना देते हैं कि ओवर टाइमिंग्स, ओवर स्टाफ, ठीक है। तो इस तरह के बटन्स तो वो जब आप क्लिक करेंगे तब उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर को वो शो होगी। तो इसको कहा जाता है ऑन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड के ऊपर वो एग्जीक्यूट करेगा। वो कब चलेगा, जब आपकी डिमांड होगी, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो चीज वहां पे जाके चलेगी। तो वैसे वो चीज नहीं चलेगी। अब हम कुछ ऐसा ही काम कर लेते हैं। यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। फंक्शन कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि फंक्शन सिर्फ क्या है कि एक अलग से सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, वो भी कोई अलग से ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ क्या होता है उसके अंदर कि वो एक अलग मेथड है कोड को लिखने का। अब फंक्शन जो है ना, उसकी मेनली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर एक होता है आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिसको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है, और एक आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन वो होगा जिसको यूजर डिफाइन करेगा, यानी हम लोग डिफाइन करेंगे, और एक फंक्शन वो होगा जिसको जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से जावास्क्रिप्ट ने कुछ फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, और वो भी उनकी एग्जीक्यूशन भी ऑन डिमांड ही होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो बनाई, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि ये वीडियो खुद से प्ले ना हो जब तक मैं उस बटन पर क्लिक ना करूं, उस वक्त तक वो वीडियो या ऑडियो भी है इवन, तो वो तब तक प्ले ना हो जब तक मैं उस पर क्लिक ना करूं। तो वो जावास्क्रिप्ट ने प्ले का फंक्शन बना के रखा हुआ है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन, हम क्लिक करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे पहले आप अलर्ट के फंक्शन देख चुके हैं आप। इसके अलावा जो राइट नो हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कंसोल, ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है बेसिकली कि वो चल रहा है उसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये हम खुद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे हम सबसे पहले, और उसके अंदर लेट सपोज मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम रख देता हूँ डेमो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो फंक्शन के बाद जो नाम हमने रखा है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी फंक्शन का नाम होता है वो फंक्शन की पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस देनी है, हमने पैरेंथेसिस के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का, इसको ये कहा जाता है कि ये फंक्शन की बॉडी है। तो इसको फंक्शन की बॉडी भी कहा जाता है। अब क्या होगा कि लेट सपोज अभी लेट मी, चलो यहां पर हम कुछ टाइप कर देता हूं, कुछ लिख देता हूं मैं यहां पर कि console.log हेलो जावास्क्रिप्ट। ये इसके अंदर क्या किया मैंने कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उसके अंदर मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दिया। अब कंसोल यहाँ भी हो रहा है और कंसोल ये भी हो रहा है। सो जब मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा, सो यू कैन सी कि कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि यही चीज तो हम अभी चाह रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन, कि यानी ये चीज कब चले, जब हम उसकी रिक्वायरमेंट करें, जब हमें उसकी जरूरत हो वो तब चले, ठीक है। तो अभी तक जो इसका सीक्वेंशियल फ्लो है, यानी सीक्वेंस में जो चीजें चल रही हैं वो ना हो, यानी जब हम चाहें तब वो चीज चले। सो अब हम क्या काम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इन सब के आखिर में, एंड पे या इवन दरमियान में भी हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन क्यों नहीं चला अभी तक, क्यों नहीं अभी तक हमने यानी कंसोल में हेलो जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं शो हुआ? उसकी रीजन ये है कि अभी तक हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही बात जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के अंदर आपको बताई है कि डिफरेंट जो बटन्स हैं वो बेसिकली वेट कर रहे हैं सर्टन एक्शन का, या क्लिक करने का, या डबल क्लिक का, या होवर का, और व्हाटएवर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे वो उसका वेट कर रहे हैं। सो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फंक्शन ऊपर डिफाइन हुआ, कॉल करने का क्या तरीका है कि डेमो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन दैट्स इट, ठीक है।
ये वाला काम करके उस फंक्शन का जो नेम है वो मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, इट मींस कि मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया है। ऊपर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है। सो अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो दरम्यान में हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, शो हो गया। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे वही सीक्वेंशियल फ्लो वाली बात है कि पहले ये लाइन चलेगी फिर ये लाइन चलेगी, ठीक है। इसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंक्शन चला है, सॉरी डिफाइन हुआ है, अभी कॉल नहीं हुआ। फिर ये लाइन प्ले की, फिर ये लाइन डिस्प्ले हुई, फिर ये तो जब वो यहाँ पर पहुंचेगा ना, ये जो डेमो वाला जहाँ फंक्शन हमने कॉल कर रखा है, तो वो पूरी डॉक्यूमेंट में ऊपर या नीचे वो ढूंढना शुरू कर देगा कि भाई यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वो इस डेमो नाम के फंक्शन को, जैसे मैंने पहले कहा कि डेमो अगर हमने रखा है तो वो फंक्शन का नेम है, नाम आप कोई भी रख सकते हो आप, इट्स अप टू यू। तो वो क्या करेगा कि इसको देखना शुरू कर देगा कि भाई ये फंक्शन कहीं पर डिफाइन हुआ है, तो वो ऊपर नीचे पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर चेक करेगा, जहां पर उसको वो वाला फंक्शन मिलेगा ना, उस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर देगा, उस फंक्शन को वहां पर डिस्प्ले कर देगा, चला देगा। जब वो उसको चला देगा तो उसके बाद यहाँ पर उसके बाद अगली चीज़ें आ जाती हैं और फिर वो उन अगली चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा, चला देगा, रन कर देगा, एज यू कैन सी इन कंसोल के वो पारी ऊपर की चीज़ें चलने के बाद। अच्छा, अब इसका एक और फायदा, लेट्स सपोज मुझे एक मरतबा फिर इसको कॉल करना है मुझे, ठीक है, तो फिर वही फायदा जो है वो हमें हासिल हो जाएगा, डेमो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस। और अब हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो अब दोबारा भी हो गया। तो उस फंक्शन को जितनी मरतबा हम कॉल करेंगे ना, उतनी मरतबा वो चल पड़ेगा, उतनी मरतबा वो रन हो जाएगा। ओके, सो ये तो चीज़ आ गई आपकी फंक्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पर अब मैं इस सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इसको लेट मी रिफ्रेश इट, और अब मैं HTML के अंदर एक बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ और मैं बटन को के अंदर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल शो टाइमिंग्स, ठीक है। ये बटन मैंने क्रिएट कर दिया, वी कैन सी इट हेयर इन द डॉक्यूमेंट कि हमें वो यहाँ पर बटन जो है वो शो हो रहा है, कंसोल हमारा ब्लैंक हो चुका है। सो अब क्या चीज़ आ जाती है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो अलर्ट करे, ठीक है, ओवर टाइमिंग्स 9 to 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे कि जब मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो ना, तब वो टाइमिंग हमें शो हो। यूज़र अगर इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें खुद ही शो होना शुरू हो जाएं, तो यूज़र भी परेशान हो जाएगा कि यार एक चीज़ तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्यों बार बार डिस्प्ले हो रही है, क्यों मुझे शो हो रही है। तो इस वजह से ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन जो है ना, वो उसके लिए फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। तो अब मैं क्या काम कर लेता हूं कि मैं यहां पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन, और उसका नाम, जैसे मैंने पहले कहा कि फंक्शन का नाम फंक्शन की पहचान होता है। लेट्स सपोज मैं इसका नाम ही टाइमिंग्स रख देता हूं, मैं इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। तो अब मैं क्या काम करता हूं कि इस चीज़ को मैं, उस अलर्ट को इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख देता हूं। मैं यहाँ पर पहले वो बाहर था, अब वो फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया। लेकिन अब क्या होगा कि अब जब सेव किया, अब रिफ्रेश करेंगे तो वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि वो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। एग्जीक्यूट वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने उसको कॉल ही नहीं किया हमने उसको। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कॉल करके आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग्स, और ये हमारा फंक्शन, जैसे पहले डेमो नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही कॉल हो गया। और अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं सो यू कैन सी कि वो चूं ही साथ ही कॉल भी हो गया था, दैट्स वाई वो क्या हुआ, वो शो हो गया।
लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तब वो चले, तब टाइमिंग हमें शो हो, अलर्ट के अंदर शो हो या जहां हम चाहेंगे वहां शो हो। तो मैं क्या काम करता हूं कि इसको यहां से कट कर देता हूं और एज यू कैन सी के इट्स नॉट बीइंग शोन, शो नहीं हो रहा वो अभी हमें। सो हम यहां जाएंगे और बटन के इस जगह पर हम जाएंगे और हम यहां पर करेंगे कि ऑन क्लिक, ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सॉरी इसके इन्वर्टेड कॉमास हैं यहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं जाकर इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तब वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। वो वैसे बिल्कुल नहीं चलेगा रिफ्रेश के ऊपर जैसे कि अभी इससे पहले हो रहा था। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सो नथिंग, लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो यू कैन सी कि अब वो टाइमिंग्स हमें शो हो रही हैं। तो वो बिल्कुल भी सिर्फ रिफ्रेश करने के ऊपर आपको नहीं होगा, जितनी मर्जी आप वेबसाइट को आप वो कर दो, ठीक है, उस वक्त तक वो नहीं चलेगा जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। तो इसको कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन और द सर्टेन एक्शन। लेट्स सपोज स्क्रीन को मैं छोटा करूं यहां पर, तो यह हैमबर्गर आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि खुद ब खुद जो है ना वो कोलैप्स हो रहा और एक्सपैंड हो रहा है मेन्यू बार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा आपके पास। वो वेट कर रहा है कि जब यूजर को चाहिए होगा तब वो इस पर क्लिक करेगा और वो किसी भी दूसरे पेज के ऊपर जा सकता है वो, ठीक है। सो ये बेसिकली इसके अंदर फंक्शंस की पावर है, और फंक्शंस जो है ना वो जावास्क्रिप्ट की बैकबोन्स होती हैं, बिकॉज वो फंक्शन की बेस के ऊपर ही सारी चीजें जो है ना वो आपकी रन हो रही होती हैं, आपकी चीजें चल रही होती हैं। अब इसी चीज को जो कि हमने क्लिक के ऊपर किया है, मैं इसी को एक और तरीके से आपको बताता हूं। लेट मी रिमूव दिस वन फॉर नाउ। थोड़ी देर में हम दोबारा यहां पर आएंगे, और इससे पहले जो हमने लूप्स पढ़े हैं ना, उन लूप्स को देखते हुए लेट मी रिमूव दिस वन फॉर नाउ, ये भी मुझे रिमूव कर लेने दें, बटन पे भी फिलहाल हमें नहीं चाहिए। तो वो जो लूप्स हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं लूप्स को देखते हुए हम कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या काम करते हैं कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, मतलब 2 का टेबल या 5 का टेबल या 10 का टेबल, वॉट एवर वी वांट, वो टेबल हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं हम यहाँ पर, और वो हम काम करेंगे लूप के थ्रू। अब ऑब्वियसली अगर आप लूप को यूज नहीं करेंगे तो आपको जितने भी टेबल होंगे वो सारे के सारे आपको खुद वन बाय वन लिखने पड़ेंगे HTML के अंदर, वो तब जाकर वो काम करेंगे। तो अब हम लूप के थ्रू एक काम हम करते हैं। सो फॉर लूप है हमारे पास राइट नाउ, और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं इसका नाम रहता हूँ जी के टैब वैल्यू, यानी कि टेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 2 into 1 2 into 2 वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी स्टार्ट होती हैं बेसिकली 1 से, ठीक है। सो वैल्यू मैंने 1 कर दी, और टैब वैल्यू शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 10, वो 10 तक हम चाहते हैं कि 10 तक, वो जहां तक आप चाहेंगे वहां तक उसके टेबल चला जाएगा। और टेबल वैल्यू का इंक्रीमेंट हमने इस तरीके से लगा दिया। लूप के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, अब ये तो चीज होगी कि हमने जो फॉर लूप है इसके थ्रू अभी हम टेबल लिखने लगे, और एक लाइन के कोड के साथ ही आप देखिएगा कि वो सारा पूरा टेबल जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। कैसे शो होगा उसके लिए मैं लेट्स सपोज console.log भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल के लिए उसको मैं कहता हूँ कि document.write, और इसके अंदर जाकर वो कुछ लिखे, ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका जो इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं वो टेम्पलेट लिटरल्स का है। तो टेम्पलेट लिटरल्स को ही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे इस तरीके से। बैकटिक की मैंने प्रेस की है और उससे हमारे पास ये 2 बैकटिक और आ गए हैं। अब लेट सपोज हमने वो सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले करवानी है, तो मैं इसको कहता हूं कि भाई लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय टैब वैल्यू। अच्छा सॉरी, टैब वैल्यू चूंकि वो डायनामिक वैल्यू है, तो डायनामिक वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, $साइन दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर टैब वैल्यू आपका आ गया। तो अब लूप चलेगा, लूप के अंदर क्या होगा, टैब वैल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 1 आएगा, सेकंड टाइम क्या आएगा, एक ऐड करके इसके अंदर दो
लिख देगा, यहाँ पर टाइप कर देगा, शो कर देगा। थर्ड टर्म जाएगा उसी के अंदर एक ऐड करके 3 कर देगा। फिर फोर्थ टर्म जाएगा उसके अंदर एक ऐड करके तो 4। सो इट विल कीप ऑन वर्किंग अनटिल और अनलेस वो इस जो कंडीशन है इसको वो मीट नहीं करता। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल आएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इफ वी रिफ्रेश इट यू कैन सी के 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो सारा इस तरीके से शो हो रहा है। लेकिन अभी वो प्रॉपर आपको शो नहीं हो रहा है इस वजह से क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक वैल्यू के बाद एक ब्रेक होना चाहिए, लाइन ब्रेक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर हम एक br का टैग दे देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी सॉरी देयर इज अ मिस्टेक व्हिच आई कमिटेड। स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं आएंगे इसके अंदर और वो हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। br का टैग आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास। तो वो देखें 2 1 2 2 2, तो ये वो इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि वो 2 तो स्टैटिक रहेगा सारी कंडीशंस के अंदर, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो भी स्टैटिक रहेगा, और लेकिन जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू लूप। क्योंकि हमने क्या काम किया है कि जो दूसरी वैल्यू है ना वो हमने यहाँ पर डायनामिक शो हो रही है। अब इसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम आगे इज इक्वल टू का साइन दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे इसको कि 2 मल्टीप्लाई बाय टेम्पलेट लिटल्स के अंदर हम इसको टैब वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम 2 उसको 1 के साथ करेगा, सेकंड टाइम 2 के साथ कर देगा, फिर 3 फिर 4 और कीप ऑन गोइंग। तो वो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से चलती चली जाएगी। सो नो इफ वी रिफ्रेश इट, ओह सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। बेसिकली इसको हमने इसके अंदर लिखना था हमने दिस वे कि वो सारे का सारा डायनामिक आ रहा है ना, तो सारा डायनामिक आपको इस तरीके से शो होना है। सो इफ वी रिफ्रेश इट सो 2 1 2 2 2 4 5 6, तो वो क्या करता चला जा रहा है कि 2 को उससे मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है, और पूरा जो टेबल है उसने विद ओनली दिस 1 लाइन ऑफ कोड उसने क्या कर दिया कि वो सारे के सारा उसने वहां पर डिस्प्ले कर दिया उसने। सो ये चीज़ आपकी आ गई इसके अंदर कि आपका जो टेबल है वो इस तरीके से शो हो रहा है। फिर वही बात कि अब मैं इसको सिंपली रिफ्रेश के ऊपर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जब किसी बटन के ऊपर क्लिक हो तब वो इस चीज़ को वो डिस्प्ले करे या इस चीज़ को वो शो करे। तो वो किस तरीके से होगा, तो वो मैं उसी तरीके से बटन क्रिएट कर देता हूँ, और तो अब की बार मैं उसका वो चेंज करके तो शो टेबल दे दिया मैंने इसको। तो अब हम क्या काम कर देते हैं कि यहाँ पर फंक्शन एक बना देते हैं, फंक्शन माई टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो वही जो पूरे का पूरा लूप है वो सारे का सारा उठा कर कट करके वो मैं पेस्ट कर देता हूँ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो अब वो फंक्शन की बॉडी का मतलब ये है कि जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब वो फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर वाली चीज़ें तब चलेंगी। वही चीज़ जो थोड़ी देर पहले हो रही थी कि हमने उसके अंदर console.log के अंदर कोई चीज़ हमने प्रिंट करवाई। सो अब उस फिर क्या हो रहा था कि जो ही वो फंक्शन चलता था तो वो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो कुछ होता था वो चल पड़ता था। अब वही काम हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब वो काम मैं करूँगा इस बटन के क्लिक के ऊपर। सो इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो शो टेबल का बटन शो हो रहा है मेरे पास यहाँ। और वही काम हम यहाँ पे अब कर देंगे कि बटन के ऊपर मैं इसको कहता हूँ कि ऑन क्लिक माई टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पैरेंथेसिस देना मत भूलिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन की पहचान है, इसके अलावा सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन है या क्या है, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। सो अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब सिंपली रिफ्रेश करने के ऊपर वो टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब देखें कि वो क्या हो रहा है, पूरे का पूरा जो टेबल है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो कि जी ये 10 तक नहीं बल्कि 20 तक होना चाहिए, तो आप ये वाली वैल्यू आप इसकी बढ़ा दोगे आप, तो अब आपको जो टेबल है वो 20 तक शो होगा।
तो जितना भी आप इसको बड़ा करना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो आपको टेबल अब जो है वो 20 तक शो हो रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको 10 तक करना चाहते हो या 100 तक करना चाहते हो, तो वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। ओके अच्छा, अब एक और चीज हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि अभी क्या हो रहा है कि जो वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, वही उसी का टेबल बन रहा है। तो मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं कि किसी एक सर्टन जगह के ऊपर जो वैल्यू मैं दूंगा ना, उसी का टेबल डिस्प्ले हो जाए। लेट्स सपोज मैं एक जगह पर जाकर लिखता हूं 10, तो 10 का टेबल डिस्प्ले हो जाए। मैं लिखता हूं 7, तो 7 का टेबल, 12 लिखता हूं 12 का टेबल। सो वट एवर आई वांट, कि हम ये चाहते हैं कि किसी एक जगह के ऊपर हमारी मर्जी का जो टेबल है वो डिस्प्ले हो। तो इस पर्पज के लिए हम एक काम कर लेते हैं यहां पर, और वो चीज हो आ जाती है आपकी कि आप एक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं आप, ठीक है। एक पैरामीटर पास करते हो आप, और उस पैरामीटर के जरिए क्या होता है कि वो आपका पूरे का पूरा जो टेबल है वो चल रहा होता है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या काम करता हूं कि मैं इसको कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले वो पैरामीटर और आर्गुमेंट का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर हम यहां पर आते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक जो फंक्शन है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और फंक्शन का मैं नाम देता हूँ फिलहाल ऐड का फंक्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये तो होगी उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ऐड का फंक्शन दे दिया मैंने। अब इस ऐड के फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज मैं यहाँ पे, या कोई भी दो चीजें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैं इसको नाम कहूँ कि num1, num2। num1 एंड num2 मैंने यहां पे दे दिया, और मैं इसके अंदर कंसोल करवा देता हूं, console.log num1 प्लस num2, num1 एंड num2, ये दो वैल्यूज मैंने यहां पर प्लस करवानी है, ठीक है। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये फंक्शन अभी डिफाइन हुआ है, अभी कॉल नहीं हुआ। तो जहां पर हम इस ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास कर देंगे। लेट्स सपोज इफ आई टाइप 50, कॉमा दे दिया, और 50 के बाद मैंने यहां पर 80 दे दिया मैंने यहां पर। अब ये बात याद रखिएगा कि किसी जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है, उस फंक्शन के अंदर अगर आप इस तरीके से एक वैल्यू लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 10 लिखते हो, जितने भी वैल्यूज आप चाहें दे सकते हैं आप इसके अंदर। कॉमा के साथ इस तरीके से वैल्यूज देने का पर्पज ये है कि यहां पर आप किसी चीज को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। यूं समझें कि ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, और इनके अंदर वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। और वो वैल्यूज कहां से आके स्टोर हो रही है? जहां से आप वैल्यू भेज रहे हो, यानी कि आर्गुमेंट में से। तो अब ऐड के अंदर फंक्शन वहां पर डिफाइन हो रहा है, यहां पे कॉल हो रहा है। तो कॉल में पहली वैल्यू आपने 50 लिख दी, 50 जो है वो num1 के अंदर जाकर सेव हो गई है। दूसरी वैल्यू आपने 80 लिख दी, 80 जो है वो num2 के अंदर जाके सेव हो गई है। और कंसोल के अंदर आप ये कह रहे हो कि num1 और num2 को ऐड कर दो। सो उस सूरत में 50 और 80 दोनों जो है वो ऐड हो चुके, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 130। सो इफ वी रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि 130 इज बीइंग शोन, कि आपका जो रिजल्ट है वो 130 आया है। सो आई रिपीट दिस थिंग कि जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर ये दो चीजें आप एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो आप। तो जब आप किसी चीज को पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इट मींस कि उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू जाके स्टोर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई वैल्यू ही स्टोर हो, इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर कि एक फंक्शन हम जो कॉल कर रहे हैं,
उसमें जो पहली वैल्यू होगी वो num1 के अंदर जाके डिस्प्ले हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो num2 के अंदर जाकर सेव हो जाएगी, डिस्प्ले नहीं होगी, सेव हो जाएगी। सो वही चीज़ें कंसोल के अंदर जाकर आप डिस्प्ले करवा रहे हो। अब इसी चीज़ को अब हम ऊपर जाकर अगर देखें इसके अंदर, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सॉरी अनकमेंट करता हूँ मैं इस चीज़ को। अभी देखिएगा यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ कि मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर नाम की। नाम मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, कोई भी नाम दे सकते हैं, वो वेरिएबल है, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, तो वेरिएबल का नेम आप कोई भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अब पहली सूरत में चूंकि मैं एडिशन कर रहा था दो चीज़ों की, तो जाहिर सी बात है एडिशन तो मिनिमम 2 वैल्यूज होंगी तब। सो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि वो वैल्यूज 1 और 2 दोनों ऐड, अब की बार मुझे एक ही वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या काम कर देता हूँ यहाँ पर कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पर, फिलहाल मैं यही कॉल करके दिखाता हूँ, तो मैं इसके अंदर फॉर टाइम बीइंग 5 टाइप कर देता हूँ, यानी मुझे 5 का टेबल चाहिए। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये काम कर रहा है एज अ वेरिएबल, तो ये जो 5 है ये जाके स्टोर हो गया है उस नम के अंदर। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ, डायनामिक वैल्यू आ रही है ना, तो जब डायनामिक वैल्यू यहाँ पर उस लूप से उठकर इस तरह टेम्पलेट लिटरल्स में आ रही है, तो वो चीज़ भी अगर मैं उसके अंदर वैसे ही दे दूँ कि $साइन दे दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और नम को मैं इसके अंदर दे दूँ मैं, तो इट मीन्स कि ये जो 5 है ये उठकर वहाँ जा रहा है और वहाँ से उठ के वो यहाँ आ रहा है। तो इट मीन्स कि अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे भी दे दूँ, तो डायनामिक वैल्यू है ना, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास $साइन और वो दिया हुआ, दोबारा यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब की बार मैंने वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, 5 टाइप कर दी। इट मीन्स कि आई वांट द टेबल ऑफ 5। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि वो 5 का टेबल अब हमारे पास शो हो गया। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस वन, इनफैक्ट कमेंट दिस वन फॉर नाउ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, और इसको जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी क्या 5 का टेबल आ गया। सो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि वो आपको यहाँ पर यूं शो है। इसी तरह यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर जाकर आप वैल्यू चेंज कर दो, आप यहाँ पे 20 की वैल्यू दे दो आप, तो 20 टाइप कर देने से अब क्या होगा वहाँ पर कि 20 का जो टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी वन कि विद ओनली फ्यू लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है, और हमने वो अपनी मर्जी का जो रिजल्ट है वो हमने एग्जीक्यूट करवा लिया। दिस इज पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि इतना ये पावरफुल है कि हमें कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम नहीं लिखनी पड़ रही, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हम काम कर रहे हैं और उसी से हमारी मर्जी का जो रिजल्ट है वो जनरेट हो रहा है। लेट्स सपोज इफ आई टाइप समथिंग 15, सेव इट एंड रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि जो 15 का टेबल है वो डिस्प्ले हो गया, और वैसे ही डिस्प्ले हुआ जैसे कि नॉर्मली इसको होना चाहिए। अच्छा, अब यही चीज़ हम क्या काम कर लेते हैं कि मैं इसी सारी चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ, इसको सेव कर दिया, और इस बटन को यहाँ पर मैं अनकमेंट करता हूँ, और वो मेरा जो माई टेबल का बटन है, सॉरी फंक्शन है, वो यहाँ कॉल हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ। तो माई टेबल, तो उसकी वैल्यू यहाँ आ रही है, यहाँ से उठ के उस वैल्यू, क्योंकि फंक्शन जिस भी जगह पर कॉल होगा ना, जहाँ भी कॉल होगा उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू उस नम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ इफ वी सेव इट एंड इफ आई रिफ्रेश इट एंड क्लिक इट, अब वो क्लिक, अभी वो नॉर्मल पे वो काम नहीं कर रहा, अब वो क्या काम कर रहा है, अभी वो क्लिक पे काम कर रहा है। सो नाउ इफ वी क्लिक इट, सो यू कैन सी कि वो 15 का टेबल जो हुआ, तो अब इवन HTML के अंदर ही, यहीं पर ही जहाँ पर वो वैल्यू आ रही है, इधर ही अगर आप लेट्स सपोज टाइप कर दोगे 25, सेव इट एंड refresh it and click it, so you can see कि 25 का टेबल, तो जो भी वैल्यू आप उस फंक्शन के अंदर जहां पर जो आर्गुमेंट्स हैं, कीप इन माइंड, इसका नाम याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि जहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, चाहे जहां भी कॉल हो रहा है, ठीक है, और मैं यहां पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, जहां पर भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है वो वैल्यू कहलाती है आर्गुमेंट। ठीक है, जिस जगह पर वो वैल्यू रिसीव हो रही है उसको कहा जाता है पैरामीटर। तो इन अदर वर्ड्स, एक और भी इसका वो याद रखने का
देख लें कि जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है वहां पर वो जो वैल्यू होती है वो एज अ पैरामीटर होती है, और जहां से वैल्यू जा रही होती है वो उसका आर्गुमेंट होता है। सो जब इस पे रिफ्रेश करेंगे तो वो आप देख सकते हो कि वहां पर जो वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो रही है, शो हो रही है। सो इस तरीके से हम क्लिक के ऊपर, यानी किसी एक बटन के क्लिक के ऊपर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। इट्स और रिक्वायरमेंट जब हम जैसे चाहेंगे वो करवाएंगे। इसी चीज़ को ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन कहा जाता है कि जब हम डिमांड करेंगे, जब हम उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहां पर जाकर डिस्प्ले होगा।